नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों। मैं प्रियंका आप सभी का गीतांजलि IAS अकेडमी जयपुर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि गीतांजलि एक RAS और IAS का बेहतरीन और उभरता हुआ इंस्टीट्यूट है। पिछले 5 सालों में जगदीश प्रसाद ताखर साहब ने अपने अथक प्रयासों से और हम लोगों की मदद से हजारों लर्नर्स को RAS जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए तैयार किया है, जिनमें से सैकड़ों विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है, टॉप रैंक प्राप्त की है तथा राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान समय अभी लॉकडाउन के कारण से कुछ दिनों से इंस्टीट्यूट बंद है, लेकिन जल्द इसके वापस खुलने की संभावनाएं हैं और उसके बाद में फिर से कोशिश किया जाएगा कि हम उसी रिदम से, उसी पैटर्न से, उसी मेहनत से आप लोगों के लिए कोशिश करें ताकि हम लोग आपकी सफलता में एक बेहतर माध्यम बन सकें। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मदद से और हमारी मेहनत से, आप लोगों के प्रयासों से आप सभी का भविष्य बेहतर और उज्जवल बनाया जा सके, इस हेतु इंस्टीट्यूट सदैव प्रयासरत रहा है। कोचिंग के तहत जो भी आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, जो भी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाती है, जो भी टीचर्स का पैनल वर्तमान समय में आपको दे रखा है, वो सभी अपने अपने फील्ड के जाने माने लोग हैं और बहुत सारे लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से भी बड़े टीचर्स को इंस्टीट्यूट में जोड़ा गया है। आप सभी प्यारे साथियों को पता है इस बात का कि अगर हम IAS के बाद में देखें तो RAS एग्जाम राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है। किसी भी स्टेट का जो PCS एग्जाम होता है वो UPSC के एग्जाम के बाद में सबसे बड़ा एग्जाम होता है। वर्तमान समय में आपको पता है कि RAS का एग्जाम है, वो चाहे पैटर्न की बात की जाए, चाहे प्रतिस्पर्धा की बात की जाए, दोनों ही दृष्टिकोण से अन्य एग्जामों से अपना अलग और विशेष महत्व रखता है। आप सबको पता है कि पैटर्न लगातार RAS में बदलता जा रहा है। 2013 की जब एग्जाम दी तो अलग टाइप से एग्जाम लगी थी, 15 में फिर उसका सिलेबस चेंज कर दिया गया, अभी जो 18 में एग्जाम लगी तो फिर सिलेबस चेंज हुआ। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि अब बार बार सिलेबस चेंज करने की शायद जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान समय में जो भी सब्जेक्ट आपके RAS एग्जाम में डाले गए हैं वो एक कुशल प्रशासनिक जो व्यक्तित्व होता है उसके निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है और शायद उनमें अब वर्तमान समय में कोई संभावना दृष्टिगत नहीं लगती है। तो शायद हो सकता है कि अब 1-2 बार के लिए इसी पैटर्न से आपकी परीक्षा करवाई जाए। अगर हम प्रतिस्पर्धा की भी बात करते हैं तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि जैसा बेरोजगारी का आलम वर्तमान समय में नजर आ रहा है, उसके तहत प्रत्येक ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा RAS की एग्जाम दे सकता है। तो RAS की एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पिछली बार भी हमने देखा 8.5 लाख लोगों के समथिंग विद्यार्थियों ने RAS के फॉर्म भरे, सीटें मात्र 1100 निकलती हैं। 15 गुना का ही पास करने का इसमें नियम होता है। 15,000 बच्चे पास होते हैं, इस बार 22-23,000 बच्चों को पास किया गया। तो यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि प्रतिस्पर्धा भी बहुत क्लिष्ट होती है, लेकिन इसका मतलब इतना भी नहीं है कि कोई ये मेहनत करे और फिर वो सोचे कि मैं RAS बन ही नहीं सकता। और RAS इतना ईजी भी नहीं है कि हम सोचें कि लोग फटाफट हम तो तैयारी करने से पहले ही RAS बन जाएंगे तो वो RAS बन जाए। RAS में आवश्यकता होती है एक सही मार्गदर्शन की। यहाँ केवल यही जरूरी नहीं होता है कि आप क्या पढ़ें, RAS जैसी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ये भी बहुत आवश्यक होता है कि हम क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ दिया जाए। और प्यारे साथियों, एक कोचिंग का महत्व इसी चीज के लिए होता है कि वो एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन आपको उपलब्ध कराए। तैयारी विद्यार्थियों को ही करनी पड़ती है, लेकिन क्या स्टडी मटेरियल पढ़ें, कौन सा स्टडी मटेरियल आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, कैसी गुणवत्ता वाली सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाए, ये एक कोचिंग का प्रयास होता है। कोचिंग के जितने भी टीचर्स होते हैं, जो भी स्टाफ होता है, जो भी डायरेक्टर का जो गुट होता है, वो कोशिश करते हैं कि द बेस्ट से बेस्ट जो ऑथेंटिक सामग्री है वो विद्यार्थियों को प्रोवाइड करवाई जाए। टेस्ट सीरीज में भी कोचिंग के द्वारा लगातार कोशिश किया जाता है कि बेहतरीन ढंग के सवाल आपसे पूछे जाएं, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो पहले चांस में इस महत्वपूर्ण परीक्षा को क्रैक कर पाएं।
प्यारे साथियों, वर्तमान में आरएस परीक्षा के बदलते पैटर्न और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए हम देख पाते हैं कि वर्तमान समय में जो ये इस परीक्षा का प्रतिस्पर्धा पैटर्न और पाठ्यक्रम जो तीनों में जो एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री की और एक विशिष्ट मार्गदर्शन की सदैव इस परीक्षा के लिए आवश्यकता होती है। और इसी मार्गदर्शन को, इसी सटीक गुणवत्तापूर्ण तैयारी को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से जो गीतांजलि आईएएस एकेडमी है, वो न केवल राजस्थान के बल्कि भारत के भी ख्याति प्राप्त शिक्षकों को जोड़ के एक बनाया गया बहुत ही बेहतरीन माध्यम है। प्यारे साथियों, गीतांजलि में आज आप सब लोगों को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों के स्तर पे इंस्टीट्यूट बहुत ही गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। और जो नए पाठ्यक्रम के जो चैलेंजेज हैं और वर्तमान में जिस प्रकार के इंटरलिंक करके क्वेश्चंस आपस में पूछे जाते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए गंभीर मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट के द्वारा सदैव सदैव बच्चों को प्रदान किया जाता रहा है। और हमारा आगे भी प्रयास यही रहेगा कि हम जितना आप लोगों के लिए अच्छा कर सके उतनी कर सके। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब पता है आप लोगों को कि आरएस की परीक्षा के लिहाज से हम बात करें तो कुछ सामान्य चैलेंजेस होते हैं जिन पे विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहली बात, परीक्षा की चुनौतियों के अकॉर्डिंग समयबद्ध पाठ्यक्रम पूरा करवाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि एग्जाम की पहले तो एग्जाम या तो लॉन्च नहीं होती है, लॉन्च आज हो जाती है तो बहुत ही सीमित समय में फिर परीक्षा को करवा लिया जाता है। तो इंस्टीट्यूट के सामने एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि एक समयबद्ध तरीके से हम पूरे पाठ्यक्रम को कैसे गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करवा दें। और प्यारे साथियों, जो गीतांजलि परिवार है वो सदैव इस चुनौतियों के साथ जीतता हुआ नजर आता है। हमेशा कोचिंग के द्वारा एक बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के साथ कोर्स को पूरा करवाए जाने का कोशिश किया जाता रहा है। आगे भी हम यही प्रयास सदैव करते रहेंगे। दूसरी विशेष बात गुणवत्तापूर्ण परीक्षा उपयोगी अध्ययन सामग्री की उपलब्धता की होती है। प्यारे साथियों, आप जितना तैयारी करते हो उससे भी कई गुना ज्यादा अगर आपकी सफलता में कोई चीज अगर अपना स्थान रखती है तो आपका एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल ही होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, गीतांजलि परिवार के जितने भी लोग हैं, जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल रखते हैं। सभी के द्वारा अपने इस विषय में बहुत ज्यादा गहन चिंतन और मंथन सदैव किया जाता रहा है। खुद जो जगदीश प्रसाद ताकर हैं वो लोक प्रशासन के एक विषय विशेषज्ञ हैं, प्रशासनिक विषय विशेषज्ञ हैं, स्वयं लेखक भी हैं। उनकी स्वयं की लोक प्रशासन और नीति शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों पे किताबें आती हैं। अंजलि पब्लिकेशन से भी सर की किताबें आप देख सकते हो। सर की किताबें आप चाहो तो सुगम और चमन प्रकाशन से भी ले सकते हो, और जो आपका जय मंथन पब्लिकेशन है वहाँ से भी सर की बुक्स चलती हैं, तो आप वहाँ से भी किताबें आप ले सकते हो। इसके अलावा जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के टीचर्स की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, चाहे मेरे खुद के हिस्ट्री की बात करें, चाहे अन्य सब्जेक्टों की बात करें, सभी टीचर्स की भी किसी न किसी अच्छे बुक सेलर से बुक्स आती रही हैं। आप उनकी बुक्स भी ले सकते हो और उनके साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हो। हमारे द्वारा सदैव प्रयास किया जाता है कि आपको हम सीमित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से और एकदम निष्पक्ष तरीके से सब्जेक्ट को जितना ज्यादा सरल तरीके से पढ़ा सकें, उनकी उन जटिल कॉन्सेप्ट को उतना ही इजी वे में आपको पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाता रहेगा। प्यारे साथियों, तीसरी विशेष बात यहाँ पे आपकी लेखन शैली अभ्यास की होती है। आप सब जानते हो कि मित्रों, जो पेपर आते हैं, चाहे प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो, लेखन शैली के अभ्यास के बिना हम अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि अगर आपका लेखन प्रैक्टिस अच्छा नहीं रहेगा तो प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आप गलत से करोगे, या तो क्या होगा कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, या तो अगर वो पूछेगा हाँ और आप उसको नहीं पढ़ेंगे, वो पूछ रहा है नहीं और आप उसको हाँ पढ़ लेंगे, और एक दो क्वेश्चन तो आपके इस प्रकार से गलत हो जाते हैं। सेकेंडरी, जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो आपको जो ओमार भरनी होती है, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में ABCD 4 ऑप्शन आते हैं, अगर आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का उत्तर डालना होता है तो कई बार गलती से वो जल्दबाजी में और प्रैक्टिस की कमी की वजह से हम उसका उत्तर A का जहाँ C होना है वहाँ B का C लगा देते हैं, तो A भी गलत हो जाता है, B भी गलत हो जाता है। इस प्रकार का भी बहुत सारी कॉपियों में कमियां नजर आती हैं, और ये सब चीजें लेखन शैली के अभ्यास से ठीक हो सकती हैं। सेकेंडरी, आप सब जानते हो मेंस एग्जाम में पेपर इतना लेंदी होता है, 3 घंटे में पूरा सेट होके आता है। अगर एक किसी भी क्वेश्चन को आपने 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देते चले गए तो लास्ट के 20-30
नंबर का पेपर आपका छूटता चला जाएगा, हमेशा छूट जाता है। जो चौथा पेपर आता है लैंग्वेज वाला, वह बहुत कम बच्चे होते हैं जो उसको पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर आप लेखन शैली का अभ्यास रेगुलर रखेंगे तो आप उस पेपर को ईजी वे में अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। वहाँ उसमें कहीं भी कोई रुकाव आएगा नहीं आप लोगों के। और प्यारे मित्रों, एक चीज यहाँ पे और देख पाएंगे। यस मैम। हाँ मैम, नमस्ते। नहीं मैम, नहीं आया। ओके मैम। मतलब आज वाला फिर कल करवाना पड़ेगा मुझे, ऐसा? हाँ मैम, करवा दो, कोई बात। ठीक है, ठीक है मैम। तो देखिए प्यारे साथियों, फिर हम आगे बात कर रहे थे इसमें कि जो लेखन शैली अभ्यास है इसकी इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आप सब लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये भी पता है कि कई बार ये होता है कि मेंस एग्जाम में हम डायरेक्ट जाके लिखते हैं तो अपने को क्वेश्चंस आता रहता है, पहले से पता रहता है कि क्या पूछ रहा है, लेकिन हाथ पांव फूल जाते हैं लेखन शैली के अभ्यास के अभाव में। एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपसे महाराणा प्रताप पे भी सवाल अगला पूछ रहा है तो हम उसको भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी तभी ठीक हो सकती हैं जब लेखन शैली का अभ्यास करवाया जाए। और आप सबको पता है गीतांजलि इंस्टीट्यूट में दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज सदैव चलती है। एक आपके क्लास टेस्ट होते हैं जो वीक में 1 या 2 बार हमेशा करवाए जाते हैं, और एक आपकी संडे टू संडे फुल टेस्ट सीरीज होती है। तो इस प्रकार से पूरी साल भर में इतने सारे टेस्ट पेपर आप लोगों के इंस्टीट्यूट करवा देता है कि आप इतना प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि शायद लेखन शैली के अभ्यास की आपको कहीं कोई कमी नहीं रहती। कभी आपका टाइम शॉर्ट नहीं रहेगा, कभी आप ये छोटी बड़ी जो छोटी मोटी मिस्टेक करते हो वो नहीं कर पाओगे। एक हम देख पाते हैं कि इस एग्जाम में समय प्रबंधन की बहुत आवश्यकता होती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। पेपर बड़ा होता है, पेपर का टाइम पहले ही पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप रिटर्न शैली लगातार क्वेश्चंस पेपर हल करते हैं तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आप इस समस्या से भी ऊपर उठ जाओगे। इसके अलावा प्यारे साथियों, निरंतरता और कर्मशीलता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आरएस जैसी एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 20 घंटे पढ़ रहे हो, बल्कि ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप 20 दिन में हर बार 2 घंटे पढ़ रहे हो। तो आपकी निरंतरता, आप जितना रेगुलर रहोगे और जितना वो श्रीमद् भगवत गीता की तरह कर्म करते रहोगे बिना फल की इच्छा किए हुए, उतना ही ज्यादा अच्छा प्रेजेंट यहाँ कर पाओगे। इसके साथ ही प्यारे साथियों, स्थिर चित्त और उत्साही व्यवहार की बहुत नियति आवश्यकता होती है। सदैव अपने आप के चित्त को, अपने मन को, अपनी आत्मा को स्थिर रखने का कोशिश कीजिए और उत्साही व्यवहार रखिए, क्योंकि आपको पता है अगर हम बार बार किसी चीज में फ्रस्ट्रेशन लाते हैं या गुस्सा करते हैं तो हमारी भूलने की स्थिति है वो बढ़ती जाती है, याददाश्त कमजोर होती जाती है। तो सदैव अपने चित्त को बहुत स्थिर रखिए और चीजों को लेकर उत्साही रहिए। मतलब चित्त स्थिर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाएं, आप किसी चीज को लेके उत्साही नहीं है। जहां भी आपको कुछ नया दिखता है, जहां भी आप कुछ नया स्किल्ड आपके अंदर आप डेवलप कर सकते हो, चाहे वो आपके किसी अप्रियतम व्यक्ति का ही क्यों ना हो, तो तुरंत उससे वो चीज लेने की कोशिश करो और सदैव अपने आप को जागरूक रखो। आप में एक अलग सा एडिप्टिबिलिटी होनी चाहिए चीजों को ग्रहण करने की, और अगर आप चीजों को ग्रहण करने की एडिप्टिबिलिटी अपने अंदर क्रिएट कर पाते हो तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे अपना कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद में लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और जिजीविसा बहुत जरूरी होता है। जैसे वो अर्जुन की वो तीर वाली बात याद आती है कि वो ठीक है, एक व्यक्ति है, उसको केवल वो चिड़िया की आंख दिखाई देती है क्योंकि उसको उसी पे वार करना था। तो वहां ध्यान ये रखना है कि आपका लक्ष्य केवल एक रखिए कि मुझे आरएस को क्रैक करना है, तो आप बिल्कुल 100% उसके प्रति डेडिकेट रहिए। और प्यारे साथियों, अपना खुद का एटीट्यूड और अपना एप्टीट्यूड बहुत बेहतरीन बना के रखिए उसके प्रति, उसके बारे में सदैव चीजों को लेकर जागरूक रहिए, सतर्क रहिए कि अपने आसपास क्या रह रहा है, क्या हो रहा है, और उस परीक्षा को जीना सीखे। जिजीविसा का मतलब जीने की इच्छा होती है कि मुझे तो आरएस ही बनना है, मैं तो एसडीएम ही बनूंगा, मैं तो आरपीएस ही बनूंगा, मुझे तो बनना है तो अकाउंट ऑफिसर ही बनना है, मैं तो तहसीलदार से अलावा कुछ नहीं बनूंगा। इस प्रकार की आप अपने अंदर एक जिजीविसा क्रिएट कीजिए कि मुझे जीना है तो इसके साथ जीना, नहीं जीना तो फिर मैं कुछ नहीं, मैं तो करूंगा तो यही करूंगा। डू और डाई के लड़ाई पे आपको यहाँ काम करना है, और वही विवेकानंद की तरह सोचना है कि उठेंगे, जागेंगे और
तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर लें। प्यारे साथियों, उसके साथ ही हम पाते हैं कि पॉजिटिव थिंक बहुत जरूरी होती है। अगर आप बार बार चीजों को लेकर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, आरपीएससी एग्जाम टाइम पे नहीं करा रहा है, कोई पेपर आउट हो गया है, ये लो ये बच्चे कोर्ट में चले गए हैं, तो ये सब चीजें रखोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आरपीएससी कब एग्जाम करा रही है, कब नहीं करवा रही है, सरकार क्या कर रही है, वो 1 महीने डिले करिए, 2 महीने, वो उनका फैसला है, उनको करने दीजिए। आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत करके रखिए कि आरपीएससी जिस भी दिन कराएगी मैं पहले ही चांस में उसको अच्छे से कर पाऊंगा। ये बात याद रखनी है आपको। दूसरी एक विशेष बात, ईमानदार विश्वास। देखिए, एक तो होती है ईमानदारी, एक होती है प्रभावी ईमानदारी, दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप रेगुलर क्लास आ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन आ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन सुन रहे हैं, ये आपकी ईमानदारी है, लेकिन आप उसमें बैठे हैं, आप केवल फिजिकली बैठे हैं, आप मन से, कभी कोई राजा पार्क घूम रहा है, कभी कोई जनता स्टोर घूम रहा है, कभी कोई घाट की गुणी घूम रहा है, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन प्रभावी नहीं मानी जाएगी। आप ईमानदार तो हो, घर वालों ने आपके पैसे डिपॉजिट कराए हैं, आप क्लासेज में रेगुलर आ भी रहे हो, लेकिन वो प्रभावी ईमानदारी नहीं। आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली तो आप हो ही नहीं। और जब तक आप फिजिकल और मेंटल दोनों अट्रैक्शन क्लास के प्रति क्रिएट नहीं करोगे, आप कैसे कुछ चीज समझ सकते हो और कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो आपकी विश्वास की जो ईमानदारी है वो बहुत प्रभावी होनी चाहिए। और एक विशेष बात ये याद रखिए प्यारे साथियों, आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हो, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, आप जिसको भी फॉलो करते हो, आप जिसको भी अपना आदर्श मानते हो, उसके प्रति 100% विश्वास रखिए। क्योंकि इतना याद रखिए, आपके सामने कोई भी बंदा बैठ के पढ़ा रहा है, वो अपने सब्जेक्ट में आपसे ज्यादा ही जानता है, चाहे वो 1% ही ज्यादा जाने। अगर मेरी बात करूं, चाहे आप हिस्ट्री में कोई बंदा आप में से एमए करके आया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे हिस्ट्री में थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस सदैव रखूंगी, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से हिस्ट्री पढ़ रही हूं। आप आज बहुत अच्छा भी पढ़ देंगे तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस उसमें हमेशा ऐड होता चला जाएगा। तो आपको ये विश्वास सदैव रखना है कि आपके सामने जो भी प्रेजेंट कर रहा है वो आपसे अपने सब्जेक्ट में बेहतर है। बाकी हो सकता है मुझे गणित में कुछ नहीं है, विज्ञान में हो सकता है मैं एकदम ही कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हिस्ट्री में आपको वो दिक्कत कभी नहीं आएगी। ऐसा ही आप सभी टीचर्स के प्रति रखिए, सभी के प्रति एक आपका पॉजिटिव थिंक होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, ताकि आप उनकी चीजों को अच्छे से समझ सके और अपना ईमानदारी है उसको प्रभावी ढंग से एग्जाम में प्रेजेंट कर सके। अगली बात प्यारे साथियों, सेल्फ कंट्रोल खुद का होता है। घर वाले कितने दिन कंट्रोल करेंगे, इंस्टीट्यूट कितने दिन कंट्रोल करेगा। आप घर वालों को कह के जयपुर के लिए आते हो, कोचिंग वालों को क्या आज मैं घर जा रहा हूँ, न आप कोचिंग हो न घर हो, कोई न कोचिंग वाला बिगाड़ सकता, नहीं घर वाला बिगाड़ सकता। आप खुद के मन में ही आप अपने आप को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल समझ के चलो कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल हूँ, मैं ही मेरे स्वयं पे नियंत्रण स्थापित करूंगा, मैं अपने आप के नेचर को, अपनी मर्यादाओं को सीमित रखूंगा, सीमित रखूंगा, तो आप अच्छा कर पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। और एक विशेष बात प्यारे साथियों, प्रबंधन जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही यहाँ कुशल होना चाहिए। हमारी तरफ से भी, इंस्टीट्यूट का भी प्रयास रहता है कि आपकी क्लासेस बहुत रेगुलर हम हमेशा करवाएं, किसी क्लास में कोई ब्रेक नहीं आए, ऐसे टीचर्स की क्लास लगाएं जिनका आप बखूबी समझ रहे हो। लेकिन आपके लिए भी कौशल प्रबंधन बहुत जरूरी होता है कि आपका एक फिक्स टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हाँ इतने घंटे मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना ही है, मुझे इंस्टीट्यूट में कभी लीव नहीं लेनी, मैं सामाजिक प्रोग्रामों में 1 साल बाद में हिस्सा ले लूंगा, मुझे अपने आप को प्रबंधित करना है और एकदम एडमिनिस्ट्रेशन में आने के दिशा में सोचना है। तो एक कुशल प्रबंधन आपको स्वयं के लेवल पे रखना चाहिए। और एक विशेष बात प्यारे साथियों, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आत्मसम्मान सदैव रखना है। आत्मसम्मान का मतलब यहाँ मैं एटीट्यूड से लेती हूँ, आप जिस एटीट्यूड की बात करते हो वो ईगो होता है, वो घमंड होता है। घमंड अलग बात होता है, आत्मसम्मान अलग बात होता है। यहाँ जो आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं वो आपका एटीट्यूड है, वो आपका रवैया दिखाएगा। आपको जो चीज नेगेटिव लगती है आप खुल के उनका विरोध कीजिए, चाहे पूरी कायनात आपके सामने खड़ी हो, और जो चीज आपको पॉजिटिव लगती है आप खुल के उनका समर्थन कीजिए। इस प्रकार का सेल्फ जो आपका रेस्पेक्ट है वो आपके स्वयं के माइंड में स्वयं के लिए होना चाहिए। अगर आप खुद की इज्जत करेंगे, खुद को अगर आप टाइम देंगे, खुद से अगर प्यार करेंगे, तो आसपास के जो भी लोग हैं वो भी आपको वैल्यू देंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट बात, आपको आत्मनिर्भर रहना बहुत जरूरी होता है। प्यारे साथियों, हम केवल आपको एक दिशा प्रदान कर सकते हैं, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, निर्भरता आपको स्वयं पे ही रखनी पड़ेगी। यहाँ आज पर्टिकुलर बात हम आरएस प्री एग्जाम की कर रहे हैं। आप सबको पता, आरएस जो पूरी एग्जाम आरएस की उसके 3 स्तर होते हैं, और उसका जो पहला स्तर होता है वो होता है आपके आरएस प्री एग्जाम। और प्यारे साथियों, हम पाते हैं इन 3 स्तरों को मोटा मोटे देखें तो आपको पता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 3 घंटे की होती है। जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है वो भी प्रत्येक परीक्षा 3-3 घंटे की होती है, लेकिन उसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, तो यानी 12 घंटे की होती है। और जो
इंटरव्यू होता है उसका नाम इंटरव्यू है नहीं, वो एक तरह से पर्सनैलिटी एनालिसिस टेस्ट होता है, वो आपके खुद पे निर्भर करता है, आप 15 मिनट देंगे 20 मिनट देंगे। यहाँ जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम होती है उसमें आपको पता है जनरल स्टडी का एक पेपर होता है, जीके का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। मेंस में प्यारे साथियों 4 पेपर होते हैं, प्रारंभ के 3 पेपर होते हैं वो जनरल स्टडी का होता है, एक लास्ट पेपर होता है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज का होता है। चारों के कमाइंड मेरिट बन के आते हैं, ऐसा नहीं एक पेपर में आप 20 ही नंबर ला के 120 ला के एक पेपर में फेल कर गए, ओवरऑल मेरिट 800 नंबर में निकलेगी। और जो आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, वो आपका व्यक्तिगत निरीक्षण होता है, उसमें आपके व्यक्तित्व की, आपकी प्रेजेंटेशन की, आपकी बौद्धिक क्षमता की, इन सब की परीक्षा वहां ली जाती है। प्री में केवल आपका एक पेपर लगता है, मेंस में टोटल पेपर 4 होते हैं, और जो आपका साक्षात्कार उसमें कोई पेपर नहीं होता, केवल मॉक इंटरव्यू होता है। कुछ सामने बड़े विशेषज्ञ लोग होते हैं जो आपसे डायरेक्ट सवाल जवाब करते हैं और आपको उनके उत्तर देने पड़ते हैं। प्री का जो पेपर होता है वो आपका प्यारे मित्रों ऑब्जेक्टिव प्रकार का होता है। मेंस के चारों पेपर होते हैं, वो चारों के चारों पेपर विश्लेषणात्मक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे हम पहले कॉलेज में दिया करते थे, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्वेश्चंस का ऐसा ही पैटर्न रहेगा, 15 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में। और जो मेन की एग्जाम होती है प्यारे मित्रों, वो आपकी एग्जाम होती है वो मौखिक होती है, उसमें ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले सवाल होते हैं, बाकायदा मॉक इंटरव्यू होता है, आमने सामने की वो बातें होती हैं। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, आप सबको पता है 200 नंबर का एग्जाम होता है और ऋणात्मक अंक उसमें 1/3 ऋणात्मक अंक होता है। मेंस एग्जाम होता है वो 800 नंबर का होता है, लेकिन उसमें ऋणात्मक अंक कुछ भी नहीं होता है। और जो इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का होता है, उसमें भी ऋणात्मक अंक नहीं होता है। आप सब जानते हो आपके प्री एग्जाम में बहुत सारे विषय होते हैं, जिनमें इतिहास, हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटिकल साइंस भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैथ रीजनिंग होता है, जनरल साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर होता है, करंट अफेयर होता है, गवर्नमेंट इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, इन्वायरमेंट होता है, इकोलॉजी होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है। इस प्रकार ये 10-12 मोटे सब्जेक्टों से मिलके टोटल आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। जो सबसे बड़ा रोल होता है वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन 4 जीएस के सब्जेक्ट का होता है। उसके अलावा मैथ रीजनिंग थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, और साइंस और राजस्थान आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि चाहे प्रीलिम्स की बात करो, चाहे मेन की बात करो, इंटरव्यू की बात करो, आपको राजस्थान एकदम टकाटक अंगुलियों पे आना चाहिए। तो राजस्थान का आर्ट कल्चर, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का जो राजनीति विज्ञान, राजस्थान की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, वो सब आपको बेहतर ढंग से आनी चाहिए, क्योंकि प्री एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन केवल और केवल राजस्थान में से होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कोशिश की कि आप कौन कौन सी चीजों को इसमें शामिल करें, यह आपकी एग्जाम का पूरा पैटर्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्री एग्जाम में आपके क्या सिलेबस डाला गया है, मेंस एग्जाम में आपके क्या सिलेबस डाला गया है, और किस प्रकार से हम उस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों और साथियों, कि आप हमसे अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े। आप सभी लोग मुझे जानते हो, मैं प्रियंका चौधरी, कोऑर्डिनेटर ऑफ गीतांजलि IAS RAS अकेडमी। और जिस दिन से अपना गीतांजलि खुला है, मैं उसी दिन से जगदीश प्रसाद ताकर सर के साथ सेवाएं देती रही हूं, और जब तक आपका प्यार, आशीर्वाद, आपकी दुआएं साथ रहेंगी, हम लगातार आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना गीतांजलि का जो ऐप है उसे प्यारे साथियों आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। इन क्लासेस का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आप घर बैठ के इन क्लासों को आराम से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने साथ वालों को समझाएं, और जिस भी दिन ऑफलाइन क्लास मिलेगी हम सभी लोग आपस में रूबरू होकर फिर से कोशिश करेंगे कि आपकी इस सफलता में हम एक बेहतर माध्यम सदैव के लिए बन सके। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।